हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम 60 टू 65 तक देखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में अभी तक हम लोग देखिए हम टीबीटी पीवाईक्यू 2022 के सेक्शन बी में इंटर कर चुके हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं CONH। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका CO और NH। जो CONH है ये आपका होता है पेप्टाइड बॉन्ड, कुछ इस तरह से C डबल बॉन्ड O और N बॉन्ड H। ये आपका क्या होता है, एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो चलिए हम पेप्टाइड बॉन्ड एक पूरा बनाते हैं, फिर हम आपको उसमें कुछ दिखाते हैं क्या है। ये आपका N है, ये मैंने कहा H, ये भी मैंने कहा H, ठीक है। फिर मैंने कहा ये C, यहाँ पे मैंने साइड ग्रुप R और यहाँ पे मैंने H लिखा। ये आपका क्या है, C अल्फा। फिर यहाँ से C, ये हो गया डबल बॉन्ड O। फिर यहाँ पे आपका N, यहाँ पे हो गया H, यहाँ पे हो गया आपका C बॉन्ड R, यहाँ से एक H, फिर ये आपका हो गया C डबल बॉन्ड O N बॉन्ड OH। ये कुछ इस तरह से मैंने बनाया। अब ये जो बीच का है ना, इस पार्ट को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब ध्यान से देखिए क्या हमारा CONH moiety between the two carbon alpha atom constitute the peptide bond, ठीक है। The measured bond length C अल्फा और C अल्फा और CO के बीच का जो मेजर्ड है वो है 1.51 एंड C डबल बॉन्ड O का है यहाँ के पास जो है इस बीच में, यहाँ का है 1.24 एंड C बॉन्ड N जो है, ये जो आपका C और N है, यहाँ पास है 1.33 और C N और C अल्फा जो है, N और C अल्फा 1.46 है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा बॉन्ड में, इसमें मतलब कौन सा बॉन्ड में आपका यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड। पहली बात हम आपको बता दें, जैसे ही आप इसको आप जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड ड्रॉ करते हो, आपको पता है कि यहाँ पास जो है ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पास कैसे होता है, क्योंकि ये यहाँ पे टूट जाता है, ये यहाँ सीधा चला आता है। तो ये रिजोनेंस में और पार्शियल डबल बॉन्ड के कंडीशन में होते हैं। तो ये तो डायरेक्ट आपको पता है कि C और N के बीच में होता है। लेकिन बाई चांस आपने नहीं पढ़ा है, आपको ये बात नहीं पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड के कहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे है 1.41 C और C के बीच में, ठीक है। C और O के बीच में आपका है 1.24 और C और N के बीच में, यहाँ पे देखो C और N के बीच में इस पॉइंट पे आपका दिखा रहा 1.33, बट N और C के बीच में कितना दिखा रहा, N और C के बीच में दिखा रहा 1.46। इसमें देखो ये कम है ये ज़्यादा है, बल्कि दोनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि C बॉन्ड N मतलब CN के बीच का जो बॉन्ड हैगा, सिंगल बॉन्ड है, तो वो सेम ही होगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड, और ध्यान से देखोगे तो C एंड N के बीच में हो गया। तो यहाँ पे है कि इससे आपका C डबल बॉन्ड O, इसके बीच में क्या है 1.24। अगर डबल बॉन्ड की बात करोगे तो 24 है, और सिंगल बॉन्ड की बात करोगे तो 1.46 है। मतलब क्या है कि ये जो 1.33 है बीच में आ रहा है, इससे ज्यादा है इससे कम है। इसका मतलब है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई एक फैक्टर काम कर रहा है, और वो जो फैक्टर है वो है आपका पार्शियल डबल बॉन्ड। क्योंकि अगर फुल डबल बॉन्ड होता तो क्या होता, और कम होता। अगर फुल डबल बॉन्ड होता तो ये लेंथ और कम होता, मतलब 1.24 के लगभग होता। और अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता तो 1.46 के बीच होता। बट ये क्या है कि ये 50-50 है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसलिए 1.33 है। अगर आपसे कोई कहे कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा होती है सिंगल। सिंगल के बाद किसकी होगी, हमारा डबल। और डबल के बाद किसकी सबसे कम होगी, ट्रिपल। ये कभी कभी केमिस्ट्री में भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसको याद रखना कि सबसे छोटा बॉन्ड किसका होता है हमारा, सबसे छोटा कौन होता है, ट्रिपल, उसके बाद डबल, उसके बाद
सिंगल। अगर इन बीच में से कहीं भी, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कुछ ऐसे आ जाए जो कि इनके बीच में हो जाए तो वो पार्शियल डबल बॉन्ड हो सकता है, और अगर इसके बीच में आ जाए तो वो पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, बट पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल बायोलॉजी में नहीं है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स से आया हुआ है। अगर आप लगातार अगर पीडीएफ भी आप पढ़ रहे हो ना, डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप जवाब दे सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक असर्शन और एक रीजन है, और डॉट मैट्रिक्स खींचा गया है। डॉट मैट्रिक्स मेथड फॉर सीक्वेंस अलाइनमेंट इज वेरी बेसिक मेथड एंड दैट शुड बी यूज फर्स्ट बिफोर अदर कॉम्प्लेक्स मेथड। तो एक डॉट मैट्रिक्स की मेथड है जो कि अदर मेथड से पहले यूज की जाती थी और एक बेसिक मेथड है। ये था असर्शन। अब रीजन इन्होंने दिया है कि डायगोनल डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले एंड readily presence of insertion, deletion, direct or inverted repeats that are more difficult to find by the other system, more automated method। ये बिल्कुल सही लाइन है। जैसे ही आप डॉट मैट्रिक्स खींचते हो कुछ इस तरह से आपको डॉट मैट्रिक्स के रूप में मिलता है, इस तरह से, और मान लो कि कुछ इस तरह से है और एक ये है, यहाँ पे कुछ इस तरह से गैप आ रहा है। तो ये जो गैप्स आ रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे आपका इंसर्शन, डिलीशन, डायरेक्ट और इन्वर्टेड रिपीट्स को ये दिखा रहा है, क्योंकि ये आप डॉट ग्राफ के रूप में देख रहे हो। बट अगर यहीं पे अगर आप अदर कोई मेथड यूज करते हो जैसे पैम या आपका ब्लॉसम है, ये जितने भी आपके मैट्रिक्सेस है, ये मैट्रिसेस आपको डिलीशन, इंसर्शन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नहीं देता है। तो अगर इसकी बात करोगे तो इसका है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स अगर मेरा ही वीडियो अगर आपने देखा है बुलेट पॉइंट वाला, तो डेफिनेटली आप इसको आंसर आराम से इजीली आंसर कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसमें आपसे पूछा है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी जैसे ही हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो हमेशा याद रखना कि इसमें एक लाइन याद रखो कि सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय देयर साइज। पहला पढ़ते हैं। इन द साइन एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी लार्जर प्रोटीन इल्यूट अर्लियर एंड स्मॉलर प्रोटीन इल्यूट लेटर। करेक्ट है कि सोल्यूशन आर सेपरेटेड बाय देयर साइज, मतलब ए करेक्ट है। व्हेन मैट्रिक्स लाइक द सेफाडेक्स आर यूज्ड, पार्टीशनिंग ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड फेट इज अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन साइज। करेक्ट है, ये भी आपका मतलब क्या है कि बिल्कुल सही बात है। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया 62 ए, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। इसको ये कैसे करेक्ट है, इसके लिए आपको थोड़ा साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में जो हम मैट्रिसेस यूज करते हैं वो मैट्रिसेस, उसके अंदर बहुत चीज़ें हम कंपाउंड यूज करते हैं, और अगर हम वहाँ पे सेफाडेक्स यूज कर रहे हैं तो सेफाडेक्स जो होती है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल को लिक्विड और सॉलिड फेज, मतलब पार्टीशनिंग ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल, कि वो लिक्विड फेज पे जाएगा या सॉलिड फेज में जाएगा, मतलब वो बाहर की तरफ जाएगा या अंदर की तरफ जाएगा, ये वो मतलब बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड फेज इज अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन साइज। तो ये डिपेंड करेगा प्रोटीन साइज पे, इसीलिए तो लार्जर प्रोटीन जल्दी इल्यूट होगा और स्मॉलर प्रोटीन देर में, क्योंकि आपका वहां पे मैट्रिक्स के अंदर कुछ ना कुछ तो है जो कि प्रोटीन को फाइंड कर रही है कि भाई तू सॉलिड फेज के पास जा और तू लिक्विड फेज के साथ जा। और सॉलिड और लिक्विड फेज के साथ जाने से जो हमें आउटपुट मिल रहा, वो आउटपुट क्या मिल रहा कि हमें लार्जर प्रोटीन जल्दी मिल रहा और स्मॉलर प्रोटीन देर में। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो पार्टीशनिंग करे सेफाडेक्स वो किसका फंक्शन है, प्रोटीन साइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आप सिर्फ देख के बता सकते हो कि क्या आंसर हो सकता है। ए से बी बताया गया, यहाँ पे ए से बी का रिएक्शन है। अब यहाँ पे इन्होंने एक ग्राफ दे रखा है, फ्री एनर्जी दे रखा है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट दे रखा है। आप ऑप्शन पढ़ोगे पता लगा देंगे कि रेट एट विच ए
चेंज टू द बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द E1। कभी नहीं हो सकता। एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ा है ना, यही तो एक्टिवेशन एनर्जी है भैया। इतना एनर्जी जब मिल जाएगा तभी ये ए जो है वो बी में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फेज बनेगा ना वो ए और बी दोनों का ट्रांजिशन फेज बनेगा। तो इनडिपेंडेंट तो हो नहीं सकता। द रेट एट विच बी कन्वर्ट टू द ए इज डिटरमाइंड बाय द E3। करेक्ट। यहाँ से जब E3 के इक्वल आप एनर्जी देते हो, आप एनर्जी उसको दोगे, तब वो जाके कहीं पे यहाँ पे पहुंचेगा। और यहाँ पे जो भी पहुंचता है ना वो 50-50% चांसेस होता है कि वो ए भी हो सकता है और वो बी में भी जा सकता है। तो अगर आपको बी से ए बनाना है तो कम से कम एनर्जी जो है E3 के इक्वल तो देना ही पड़ेगा। तो ये एक करेक्ट लाइन है। द रेट एट विच ए कन्वर्ट इज बी इज डिटरमाइंड बाई E2। नहीं, E2 नहीं। E2 जो है, E2 एनर्जी क्या है, वो इतनी एनर्जी है जब ए से बी बनेगा ना तो ये E2 एनर्जी बाहर रिलीज हो जाएगी। मतलब ये एनर्जी स्टेट, ये ए से B1, ए से ए स्टेट और बी स्टेट की जो बात कर रहे हैं, इसमें E2 का डिफरेंस है ए की एनर्जी और बी की एनर्जी में। तो ये आपका E2 से डिसाइड नहीं होगा, बल्कि ये E1 से डिसाइड होगा। अ रेट एट विच बी कन्वर्ट टू द ए इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट होता है। तो करेक्ट आंसर इसका पहला ही, मतलब दूसरा है कि E3 से डिटरमाइंड होगा। ये अगर आपको याद होता तो आप बिल्कुल आराम से कर लोगे। नहीं याद है, नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। आप सीधे याद रखो कि सार्क का कार्टिलेज होता है। हाँ, तुक्का मार सकते हो वैसे। सार्क का कार्टिलेज है तो सार्क का कार्टिलेज हमारा फास्ट बाउंड रिकवरी में यूज होता है। और अगर आप जब भी कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हो तो वहां पे आपको बताया जाता है कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो होती है वो ग्राउंड सार्क कार्टिलेज के में यूज होती है। ग्राउंड सार्क कार्टिलेज जो सार्क की कार्टिलेज है उसका जो ग्राउंड सब्सटेंस होती है उसमें एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होती है, जो कि हमारा वाउंड हीलिंग के लिए यूज होती है। इसके अलावा जितने भी है वो तुम इसको ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि ये यहाँ पे आपका डोपा है तो डोपा तो यूज होगा नहीं। और इस दोनों में प्रोलीन है, अगर प्रोलीन होता तो दो ऑप्शन प्रोलीन के नहीं दिया होता। इसलिए इन तीनों का भी एलिमिनेट करके कर सकते थे अगर आपको पास याद नहीं है तो। बट डेफिनेटली इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको याद होना ही चाहिए। विदाउट याद आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। 65 के लिए हम आपके लिए नोट्स दे रहे हैं, तो कृपया इस बात को यहाँ पे नोट कर लो या नोट्स बना लो, क्योंकि ये बहुत बार अभी पूछा जा रहा है, हॉट टॉपिक बन गया है स्टेम सेल्स का। तो अगर हम बात करते हैं कि कितने तरीके के स्टेम सेल्स होती है, तो हम बात करें सबसे पहले आपका एक होती है प्लूरीपोटेंट। एक हो गया आपका प्लूरीपोटेंट। और प्लूरीपोटेंट से पहले एक होता है जिसे हम बोलते हैं टोटीपोटेंट। और टोटीपोटेंट जो सेल होती है ये प्लांट के केस में होती है। और टोटीपोटेंट सेल्स कौन सी होती है, टोटीपोटेंट सेल्स जो है वो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए कैपेबल होती है, पूरा का पूरा एनिमल बनाने के लिए। पर टोटीपोटेंट के जस्ट नीचे होता है प्लूरीपोटेंट। और प्लूरीपोटेंट की खास बात है कि एबल टू सेल्फ रिन्यू। तो ये क्या करती है, आपका सेल्फ रिन्यू करती है, ठीक है। दूसरा, यह 3 स्ट्रक्चर बना सकती है। मतलब तीनों जो जर्म लाइंस है उन तीनों को बना सकती, इक्टो, इंडो और मीजो। तो ये जो प्लूरीपोटेंट सेल्स होती है वो आपका तीनों जर्म लाइन बहुत ही अच्छे से बना सकती हैं। और प्लूरीपोटेंट के बाद जो है सेल्स आती है उसे हम बोलते हैं मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट। सबसे पहले क्या है आपका टोटीपोटेंट, टोटीपोटेंट के बाद आती है आपका प्लूरीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट के बाद आती है आपका मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट वो सेल होती है जो ऑल सेल टाइप्स, all cell types within one particular lineage, one particular lineage। देखो क्या हुआ
कि अगर हम जाइगोट की बात करें तो जाइगोट पूरा का पूरा एनिमल को डेवलप करने के लिए कैपेबल होता है। मतलब अगर जाइगोट है तो वो आपका टोटीपोटेंट हो गया। वहीं पे अगर हम प्लूरीपोटेंट की बात करें तो उसके बाद एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो होती है वो आपका प्लूरीपोटेंट होता है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों बनाती है। पर अगर अब ऐसा हो जाए कि कोई एक सेल जो है सिर्फ एक ही टाइप की सेल बना सके, एक ही टाइप की लीनिएज, जैसे इक्टोडर्म के ही सेल बना सके पूरा का पूरा, या ऐसा सेल जो कि सिर्फ हमारा क्या है जर्म सेल्स बना सके, तो वो जर्म सेल्स को ही बना रही है, तो दैट टाइप ऑफ द सेल्स आर नोन एज एन मल्टीपोटेंट सेल्स। उसके बाद एक और होता है आपका ओलिगोपोटेंट। ओलिगोपोटेंट जो होती है आपका ओलिगोपोटेंट, यह वो सेल होती है जो थोड़े टाइप के, जैसे फ्यू सेल्स टाइप को ही बना सकती है। लाइक कोई लिम्फाइड सेल हो या माइलॉइड सेल्स। ब्लड सेल्स में लिम्फोसाइट या मतलब लिम्फोसाइट या आपका उधर का आरबीसी बना है, तो वो आपका क्या होती है ओलिगोपोटेंट। ओलिगोपोटेंट के बाद एक होता है आपका एपिडर्मिस, सॉरी यूनिपोटेंट। यूनि का मतलब है कि एक ही तरीके की, एक ही तरीके की ना। अब ये क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। The animal embryonic stem cells that can differentiate into the embryonic cell type are known. embryonic cell type मतलब इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों बनाती है। तीनों कौन बनाती है? तीनों बनाती है प्लूरीपोटेंट सेल्स। अगर आपसे कोई पूछे कि जाइगोट क्या है, तो जाइगोट आपका है टोटीपोटेंट सेल्स। जाइगोट आर द टोटीपोटेंट सेल्स। एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होती है आपका, जो कि एम्ब्रियोनिक सेल टाइप या एम्ब्रियोनिक सेल्स जो है वो आपका प्लूरीपोटेंट है। उसके बाद जो जर्म लेयर है या जर्म लेयर स्टेम सेल्स होती है वो आपका मल्टीपोटेंट हो गया। जो आपका लीनिएज स्टेम सेल्स है वो ओलिगोपोटेंट हो गया। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ माइलॉइड लीनिएज हो गया, लिम्फाइड लीनिएज हो गया। उसके बाद आपका हो गया ट्राई और बाइपोटेंट, जिसमें टिश्यू डिटरमाइंड होती है। और उसके अलावा एक होती है नलीपोटेंट, जो कि टर्मिनल सेल्स होती है। टर्मिनल सेल्स वो आगे डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, और जो भी आगे डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, जो और सेल्स नहीं बना सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? नलीपोटेंट कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अब हम नेक्स्ट में 66 to 70 तक मूव करेंगे, तो hit the bell icon and subscribe this channel and do the comment for the motivation, please. Thank you.